पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि इस कार्यशाला में हम लोग पांडुलिपियों के संपादन एवं प्रकाशन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। साथ ही हम कुछ लिपियों के विषय में भी जान रहे हैं और उन पांडुलिपियों के संपादन के लिए हमें जानकारियां क्या कैसे मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं, और उन चीजों को भी हमने जाना। लगभग सामान्य पांडुलिपि का जो सामान्य स्वरूप और उनके विविध प्रकार की पांडुलिपियां और उन पांडुलिपियों में जो निबद्ध सूचनाएं, उन सब के विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और हमने कुछ पांडुलिपियां भी देखी और उनमें से जानकारियों को हमने निकाला। कैटलॉग कैसे बनाए, इस विषय पर भी हमने चर्चा की। आज हम लोग अब हम जो है कुछ लिपियां पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि पांडुलिपियों के विषय में सामान्य सी सारी जानकारियां मैं आप लोगों को दे चुका हूं। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ लें। यदि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं और फिर हम जो है आज से जो है लिपियां जो है सीखना प्रारंभ करेंगे। और सबसे पहले हम ब्राह्मी लिपि सीखेंगे। यदि हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसके संबंध में यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न पहले मुझे पूछ लीजिए। कोई शंका है? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मेरा नाम पूर्णिमा थापा है। जी मैं सी ही दिल्ली कैंपस की पीएचडी स्टूडेंट हूँ। अभी जी इस फर्स्ट ईयर। अच्छा अच्छा, तो वेरी अभी गुड। हमारा गंगानाथ झा कैंपस में हमारा कोर्स अच्छा, वर्क चल रहा है। चल रहा है, हाँ उसमें बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा विषय भी पांडुलिपि विज्ञान और पुरालिपि विद्या ही है। जी जी तो और मुझे मैन्युस्क्रिप्ट पर ही काम करना है आगे भी, तो मैंने कुछ मैन्युस्क्रिप्ट देख के रखा है, अभी चूज नहीं हम्म, किया है। जी जी सर मेरा ये प्रश्न था कि जैसे एक जगह मैंने पढ़ा था कि पांडुलिपि का बहुत सारा नेम है, मातृका आदि ये सब बोलते हैं। तो सर पुत्रिका भी एक वर्ड आया था, वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? क्या पांडुलिपियों की प्रतिलिपियों को पुत्रिका कहा जाता है या पांडुलिपि को ही नहीं, पुत्रिका कहा जाता है? देख पुत्रिका शब्द नहीं होगा, या तो एक पुष्पिका शब्द होता है। तो पुष्पिका तो जो है पांडुलिपियों में के बीच में जो पुष्प सदृश जो आकृति होती है, नहीं वो पुष्पिका जो है वो पांडुलिपि के अंत में होती है और उसको जो है कोलोफोन भी बोलते हैं। और वो दो प्रकार की होती है, कोलोफोन एंड पोस्ट कोलोफोन। यदि पुष्पिका शब्द है तब तो पांडुलिपि के अंत में मिलने वाली सूचनाओं का जो है स्थान वो है। और पुत्रिका शब्द जो है, पुत्रिका शब्द मेरे सुनने में नहीं आया। यदि आपने कहीं से कोई रेफरेंस अगर होगा तो मुझे भेजिएगा, मैं उस पर थोड़ा विचार करूंगा। पांडुलिपियों को जी सर, वो एक पुस्तिका। बुक है जी सर, पुत्रिका नाम पुष्पिका सर, मालूम है पुष्पिका हाँ पांडुलिपि में वो आता है लास्ट में आखिर में। लेकिन उसमें आता जी है पुत्रिका नाम से। मुझे लगता है जितना तक उस बुक में लिखा था कि पांडुलिपियों की जो मातृका है वो हम्म पांडुलिपि को मातृका कहा जाता है, और उसकी जो प्रतियां मिलती है उसको हम्म पुत्रिका कहा जाता है। तो ऐसा तो वो बुक शायद आपने ये था। जी आ, कौन पुस्तक है? अभिराज राजेंद्र मिश्रा का शायद वो अच्छा पांडुलिपि विज्ञान एवं जी शोध प्रविधि ऐसा कुछ। ठीक ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे जहाँ शंका लग रही है कि पुत्रिका शब्द बनता नहीं है ना। आ, भाई मातृका शब्द से पुत्रिका शब्द एकदम बनाना बड़ा ही मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। पुत्री हो सकता है, एक जो है एक मूल प्रति है, और मूल मूल प्रति की जो दूसरी प्रति होगी उसको जो है पुत्री कह सकते हैं। कि जो जब हम वंश वृक्ष बनाते हैं पांडुलिपियों का, तब हमें जो है जो हमारी कोलेशन सीट होती है उसमें से ही सूचनाएं निकल करके आ जाती हैं कि इसमें
कौन माता है कौन पुत्री है, उस आधार पर उसको पुत्रिका अगर कह दिया हो सकता है। बाकी पांडुलिपियों के लिए पोथी, पुस्तक, मातृका, हस्तप्रत, हस्तलेख, मखतूताज, ऐसे शब्द प्रयोग हुए। ताड़ी तोड़न भी प्रयोग शब्द प्रयुक्त हुआ है दक्षिण भारत। ओके सर ठीक है। जी, तो ओके। पुत्रिका ना कह करके मेरे हिसाब से पुत्री कह सकते हैं। यदि जो आदर्श प्रति कोई हमें जो है मूल प्रति हमने एक निर्धारण कर लिया, उस पे से यदि कोई कॉपी हुई है तो उसको उस प्रति की जो है पुत्री कह सकते हैं। और किसी का प्रश्न है? मीना चौहान जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, वो बाय मिस्टेक अनम्यूट हो गया। जी, कोई बात नहीं। और किसी का प्रश्न नहीं है ना? हम लोग आगे बढ़े फिर। जी सर। जी, तो अब हम लोग जो है कुछ लिपियां सीखेंगे, और उन लिपियों को सीखने के बाद उनके अभिलेखों को पढ़ेंगे, शिलालेखों को पढ़ेंगे, उनके पांडुलिपियों को पढ़ेंगे, और फिर उनको कैसे संपादित किया जाए, फिर पूरा प्रैक्टिकल सेशन अब यहाँ से आगे हमारा चलेगा। अभी तक मैंने आपको जो है विषय में प्रवेश करा दिया कि ये मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एंड पेलियोग्राफी में ये चीजें हैं, इस प्रकार से हम लोगों को कार्य करना होता है। अब हम क्योंकि जब तक लिपियां नहीं आएंगी तब तक हम पांडुलिपि को नहीं पढ़ पाएंगे, और पांडुलिपि को जब तक नहीं पढ़ पाएंगे तब तक उसका संपादन जो है करना कठिन है। तो अभी हम लिपियां सीखना प्रारंभ करते हैं, और सबसे पहले हम ब्राह्मी लिपि सीखेंगे। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को ब्राह्मी लिपि आती भी होगी, लेकिन एक बार फिर से और अभ्यास करेंगे, क्योंकि ब्राह्मी जो है समस्त लिपियों की जननी है, माता है। और ब्राह्मी को यदि हम लोग अच्छे से सीख लेंगे तो बाकी अन्य लिपियों को सीखने में आसानी होगी, क्योंकि भारत की जितनी लिपियां हैं वो ब्राह्मी से निकली। इसीलिए ब्राह्मी को समस्त लिपियों की, भारतीय समस्त लिपियों की जननी कहा गया। तो सबसे पहले तो एक प्रश्न आता है कि भाई ब्राह्मी नामकरण जो पढ़ा, वो कैसे नामकरण हुआ होगा और इसका क्या मतलब है, और वो ब्राह्मी लिपि कौन सी है। तो अभी हमने जो अशोक के अभिलेखों में जो लिखी हुई जो लिपि मिल रही है, चाहे वो गिरनार का शिलालेख हो या फिर जो है पूरे भारत में जो है लुम्बिनी से या और कहीं से भी मिल रहे जो अभिलेख हैं, उनमें जो लिखी हुई जो लिपि है, उसको हम लोगों ने ब्राह्मी नाम दिया है। मतलब हम लोगों ने, मतलब कि हमारे पूर्वाचार्यों ने और पुरालिपि विशेषज्ञों ने, पुरावेत्ताओं ने, विद्वानों ने उसी को ब्राह्मी लिपि कहा है। हालांकि अशोक के अभिलेखों में कहीं भी उस लिपि के लिए ब्राह्मी शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। वहां तो उन्होंने जो है उन अभिलेखों को जो है धम्म लिपि, धम्मलेख ऐसा कहा है। गिरनार के अभिलेख में आप देखेंगे वो वहां लिखते हैं कि इयम धम्मलिपि देवानाम पियेन पियदंसिना राया लेखा पिता। तो वहां धम्मलिपि ऐसा शब्द प्रयोग हुआ है, और अशोक के लिए प्रियदर्शी ऐसा शब्द प्रयोग हुआ है। तो एक प्रश्न ये होता है कि भाई ये धम्म लिपि है या ब्राह्मी लिपि है, कैसे इसका जो है निर्णय किया जाए। तो विद्वानों ने जो निर्णय किया है, उनका मत है कि जो हमारी ललित विस्तर ग्रंथ है बौद्ध परंपरा का, लगभग फर्स्ट सेंचुरी का ग्रंथ है, और उसमें जो है 64 लिपियों का नामोल्लेख मिलता है। और उन 64 लिपियों में पहला नाम ब्राह्मी है, फिर खरोष्टी है, और बाकी अन्य लिपियों के नाम हैं। और भी जो जैन ग्रंथ हैं, पन्नवना सूत्र हैं, वहां पे 18 लिपियों का नाम उल्लेख हुआ है, और वहां भी पहला नाम ब्राह्मी मिलता है। तो कई स्थानों पर, कई ग्रंथों में ब्राह्मी का
जहाँ लिपियों का उल्लेख होता है वहाँ ब्राह्मी नाम पहले सबसे पहले मिल रहा है, और ब्राह्मी के ही अभिलेख जो हैं ज्यादातर उस समय सबसे पहले सबसे प्राचीन मिले, इसलिए विद्वानों ने कहा कि यही ब्राह्मी लिपि होगी, और उसको जो है उन ब्राह्मी लिपि नाम दिया गया। इससे पहले के अभिलेख, ब्राह्मी से पहले के लिखे हुए और अन्य लिपि में लिखे हुए अभिलेख, ऐसे बड़े अभिलेख नहीं मिलते। छोटा बहुत सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई से कुछ पॉट वगैरह मिले हैं, और कुछ जो है मोहरें, कुछ सिक्के जो मिले हैं या बर्तन जो हैं मिले हैं, उन पर जो है वो कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, कुछ आकृतियां बनी हुई हैं, लेकिन उनको अभी तक 100% पढ़ा नहीं जा सका है। तो वो जो है कौन लिपि है इसका अनुमान लगाना मुश्किल है अभी, और उनको शायद विद्वानों का मानना है कि शायद वो भी ब्राह्मी का जो है प्राचीनतम स्वरूप होगा। और हमें जो अभिलेख मिल रहे हैं वो अशोक के समय से ईसा पूर्व 2nd-3rd सेंचुरी से अभिलेख मिल रहे हैं, और उन अभिलेखों की इस लिपि को ब्राह्मी लिपि ऐसा नाम दिया गया है। ब्राह्मी लिपि नामकरण की भी कई अवधारणा हैं। वैदिक परंपरा का मानना है कि जो है ब्रह्मा जी ने इस जब सृष्टि की रचना की तो लिपि की रचना की, और ये जो है इस लिपि की रचना हुई, और ये ब्राह्मी लिपि जो है नाम से जानी गई। ब्रह्मा जी ने इसका जो है रचना की। ये वैदिक परंपरा का कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ब्राह्मण लोग पहले पढ़ने लिखने का काम करते थे, और शायद इसीलिए ब्राह्मणों से जो है ये लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ गया। एक जैन परंपरा का मत है। जैन परंपरा में का मानना है कि जो आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव हुए, उन्होंने जो है अशी मशी और कृषि का जब सिद्धांत दिया, तो मशी का सिद्धांत में जो है फिर एक लिपि चाहिए होती है, जिनके हिस्से में कि भाई आप स्याही, मसी माने स्याही, आप लोग स्याही से व्यापार करिए। तो जिनके हिस्से में स्याही आई, उन्होंने भगवान से पूछा कि प्रभु इससे कैसे हम लोग अपना जीविकोपार्जन करेंगे। तो उन्होंने फिर ये जो है लिपि अपनी जो बड़ी बेटी हैं, ब्राह्मी उनका नाम है, उनको एक लिपि सिखाई, और उन्हीं के नाम से इसका नाम ब्राह्मी नाम पड़ा। भगवान ऋषभ देव की 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। तो बड़ी बेटी जो ब्राह्मी थी, उनको ये लिपि सिखाई उन्होंने, और इसलिए इस लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ गया। तो ऐसी कुछ अवधारणाएं हैं। भगवती सूत्र में नमो बम्बिये लिबिये ऐसा कहकर के जैन परंपरा का आगम ग्रंथ का परंपरा का ग्रंथ है, वहां पे मंगलाचरण में ही नमो बम्बिये लिबिये कहकर के ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है। तो इससे भी पता चलता है कि ये लिपि का महत्व तो बहुत अधिक है। यानी कि जो है जब मंगलाचरण में उनको जो है प्रणाम किया जा रहा है, तो मंगलाचरण ज्यादातर जो है लोग में प्रणाम भगवान को करते हैं। तो एक प्रकार से भगवान के बराबर का स्थान उस ब्राह्मी लिपि को वहां दिया गया है। सर्व मंगल की कामना के लिए वहां जो है मंगलाचरण में ऐसा उल्लेख हुआ है। अस्तु, और भी कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं नामकरण पे, और ये एक शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है। इसी विषय पर एक अच्छा शोध हो सकता है। आप में से कोई विद्वान यदि इसका सही प्रामाणिक कुछ एविडेंस ढूंढ पाए, तो वो एक जो है नई, जिनका माइक खुला हुआ है कृपया माइक बंद कर ले। तो ये तो हुई एक नामकरण की बात। अब है कि जो ब्राह्मी लिपि का नामकरण हो गया, फिर ब्राह्मी लिपि की विशेषताएं हम थोड़ा सा शॉर्ट में इन चीजों का मैं बता करके आपको लिपि पे ले जाऊंगा। तो ये जो है देखिए, ब्राह्मी लिपि में विशेष रूप से अशोक के अभिलेख लिखे हुए मिलते हैं। सम्राट अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो पाली और प्राकृत है। तो इसमें जो अक्षर जो है इस लिपि में कुछ अक्षर कम है, जो पाली प्राकृत के व्याकरण में जो जो वर्ण प्रयुक्त नहीं हुए
वो वर्ण यहाँ ब्राह्मी के अवलेखों में भी कहीं लिखे हुए नहीं मिले हैं, क्योंकि अशोक के जो अवलेख हैं या ब्राह्मी में जो पाली प्राकृत के अवलेख लिखे हुए हैं उनमें जो है वो अक्षर मिलते नहीं। हो सकता है निर्माण उन अक्षरों का भी हुआ होगा, जैसे रिकार हैं या फिर जो है बड़ा ऊ है, और जो है गौ है, कवर का पंचम अक्षर है, ऐसे कुछ अक्षर वहाँ नहीं है, अवलेखों में देखने को नहीं मिले। दूसरी एक ब्राह्मी की विशेषता यह है कि ये बड़ी ही सरल लिपि है और लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, यानी कि बाएं से दाएं इस लिपि को लिखा जाता है। ये भी इसकी एक अच्छी विशेषता है, और इसी से हमें पता चल जाता है कि ब्राह्मी समस्त लिपियों की जननी है, क्योंकि बाद की हमारे भारत की जितनी लिपियां हैं वो सभी का जो है लेखन का विधान लेफ्ट टू राइट ही है। तो ये जो है लेफ्ट टू राइट लिखने का कॉन्सेप्ट जो है वो सीधा ब्राह्मी लिपि से हमारी अन्य लिपियों में आया है। ब्राह्मी के साथ में एक जो है खरोष्टी लिपि भी का भी नाम उल्लेख मिलता है, उसके भी कुछ अवलेख मिले हैं, और खरोष्टी जो है राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ये दोनों में एक बड़ा अंतर है, और खरोष्टी में लेकिन कम ही अवलेख हैं, कुछ अवलेख लिखे हुए मिले हैं। अभी तक खरोष्टी को भी शतशः जो है जितना ब्राह्मी को जितना स्पष्ट तरीके से पढ़ा जा सका है उतना स्पष्ट तरीके से अभी खरोष्टी को अभी तक भी नहीं पढ़ा गया, क्योंकि अभिलेख भी कम है और वो दाएं से बाएं लिखी हुई है। अक्षरों की आकृति भी जो है खरोष्टी लिपि के अक्षरों की आकृति भी जो है बिल्कुल वो थोड़ी चित्रात्मक जैसी है, जैसे चाइना की चित्रलिपि है, ऐसे एक प्रकार से खरोष्टी को चित्रलिपि भी कह सकते हैं। उसमें जो है बहुत सारे शब्दों के लिए या वर्णों के लिए बहुत सारी आकृतियां हैं, एक ही आकृति से कई अर्थ जो है निकलते हैं, इसलिए जो है वो जो है ऐसा है। दूसरा कि खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जा रही है, और चित्रात्मक है, और इसको नाम भी आप जो है देख सकते हैं कि इसके अक्षरों की आकृति भी जो है खर के ओष्ठ के जैसी है, इसीलिए इसका नाम खरोष्टी ऐसा पड़ा है। उसके अक्षरों की आकृति जो है खर माने गधा, उसके गधे के ओष्ठ के जैसी अक्षरों की आकृति है, इसलिए शायद इसका नाम खरोष्टी ऐसा पड़ा। अस्तु, फिर से हम लोग ब्राह्मी लिपि पे आते हैं। तो ये ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जा रही है और इसमें शिरोरेखा नहीं, और क्योंकि ये पत्थरों पर अभिलेखों पर लिखी हुई, तो इस ब्राह्मी को लेखन का जो साधन है वो टाकी हथौड़ा है, पत्थर पर टाकी हथौड़े से खोद करके। जिनका माइक खुला हुआ है कृपया माइक बंद कर लें, अपना माइक बंद कर लें प्लीज, क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो वो जो पत्थरों पर लिखने के लिए साधन जो है, लेखन का साधन, वो कलम जो है वो छैनी है और हथौड़ा है, उससे वो अक्षर लिखते हैं। जैसे कि ये एक छैनी है, तो इससे वो अक्षर को खोद खोद ऐसे ठोक ठोक करके लिखेगा। मैं आपको एक अक्षर लिख करके बताता हूं। जैसे कि यदि उनको कोई अक्षर जो है क लिखना है, तो उसको ऐसे पकड़ेंगे छैनी को और ऐसे उसके ऊपर ऐसे खोदेंगे और फिर ऐसे करेंगे, तो इस प्रकार से वो अक्षर लिखा हुआ आपको। माइक अपना बंद कर लें प्लीज, जिनका माइक खुला हुआ है वो माइक बंद कर लें। जी, कोई प्रश्न है? किसी का माइक खुला हुआ है, कृपया माइक बंद कर लें। यदि कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ब्राह्मी लिपि है अभिलेखों की लिपि है, पत्थरों पर लिखी हुई मिलती है,
टाँकी हथौड़े से लिखी जाती हैं और बड़ी ही सरल हैं। अक्षरों की आकृतियां जो हैं रेखात्मक हैं, या तो वो जो इसमें बहुत ज्यादा घुमाव वाले मरोड़ वाले अक्षर नहीं है, जैसे नागरी लिपि में जैसे आपको ये क लिखना है, ऐसा क लिखना है। अच्छा, नहीं दिख रहा, शायद आपको दिख रहा है क्या? यहाँ लिखता हूँ। ये नागरी लिपि में जैसे आप क लिखेंगे तो अक्षर जो है में सुंदरता होगी, और वो जो है बहुत कई उसमें मरोड़ होंगे, शिरोरेखा होगी, क्योंकि वहां पे लेखन का साधन कलम है। और यहाँ ब्राह्मी लिखते समय लेखन का साधन टाँकी हथौड़ा है, पत्थर है, उस पर एक बार जो लिख गया उसको मिटाना बड़ा मुश्किल है। तो अक्षरों की आकृति बड़ी सरल बनाई गई है। या तो वो एक स्टैंडिंग लाइन से कोई अक्षर बना होगा, कोई अक्षर स्लीपिंग लाइन से बना होगा, या फिर कोई अक्षर जो है ये दो लाइनों को मिला करके ऐसे बना होगा। इस प्रकार से अर्थात सरल आकृतियों में अक्षर ब्राह्मी के हमें लिखे हुए बने हुए मिलते हैं। और ब्राह्मी लिपि की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन विशेष रूप से हमको ये जान लेना है कि ये बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, अभिलेखों की लिपि है, समस्त लिपियों की जननी है, भारत की प्राचीनतम लिपि है, और इसमें लिखे हुए बहुत सारे अभिलेख हमें मिलते हैं। तो ये कुछ ब्राह्मी लिपि की विशेषताएं हुई। अभी हम ब्राह्मी लिपि के अक्षरों को लिखने का अभ्यास करेंगे, और आज कम से कम स्वर वर्णों का हम अभ्यास कर लेंगे। कोई प्रश्न है आप लोगों का ब्राह्मी लिपि के इतिहास के को लेकर के, या उसकी कोई प्रक्रिया को लेकर के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई अक्षर कोई प्रश्न नहीं है ना? मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नो सर। हाँ जी सर। जी। तो देखिए, ब्राह्मी लिपि का पहला अक्षर जो है अ है। मैं यहाँ पहले देवनागरी का अ लिख रहा हूं, और जो ब्राह्मी का अ है वो ऐसा होगा, एक स्टैंडिंग लाइन खींचिए, और लेफ्ट साइड से इसमें एक प जैसा बनाइए ऐसा, और नीचे उसमें एक त जैसा जोड़िए ऐसा। ये हो जाएगा आपका अ। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए और अक्षरों को साथ में लिखते जाइए। फिर से मैं बना रहा हूं। एक स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट साइड से उसमें एक प जैसा, और नीचे उसमें एक त जैसा। ओके, ये हो जाएगा आपका अ। कि कहीं कहीं कुछ अभिलेखों में ये अ जो है इस प्रकार से उल्टा लिखा हुआ भी मिला, ऐसा। तो दोनों आकृतियां आपको मिल सकती हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक आकृतियां ये है। ठीक है, हाँ जी सर। आगे बढ़े हम लोग। जी। जी। फिर हम आता है आ। आ लिखने के लिए आपको, देखिए, अब देवनागरी में यदि हम आ लिख रहे हैं तो हमें एक अ बना करके उसके पीछे आ की मात्रा लगा रहे हैं, अर्थात यहाँ देवनागरी में आ की मात्रा ये है। उसी प्रकार से ब्राह्मी लिपि में भी हमको पहले एक अ बनाना पड़ेगा। ये अ हो गया, और इसमें आ की मात्रा लगानी है। आ की मात्रा का सिंबल जो चिन्ह है वो ब्राह्मी लिपि में ये जो है ऐसा है, अर्थात एक पड़ी पाई।
शायद यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूं ऐसा। अब ये चिन्ह आपको अक्षर में देखिए, इन इन चिन्हों से ही जो है ब्राह्मी की ज्यादातर मात्राएं लग जाती हैं, या तो वो अक्षर के लेफ्ट साइड में लगेगा या राइट साइड में लगेगा या ऊपर या नीचे, और वो मात्राएं जो है बनेंगी। हमारा मीटिंग जो है 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा ये, क्योंकि मैं जूम ऐप में कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ 10 मिनट में सभी अक्षर आपको कम से कम स्वर वर्णों का अभ्यास करा दूं। तो ये हो गया आपका। आ बनाने के लिए आप यहां से इसमें एक आ की मात्रा ऐसे लगाइए अक्षर के ऊपर। निशा कांता, निशा कांता वेलकम। तो ये इस प्रकार से अ में आ की मात्रा लगेगी। फिर से लिख रहा हूं, आप अ बनाइए, ये अ, और थोड़ा लेफ्ट ऊपर साइड लिखिए, आ की मात्रा, हाँ यहाँ नहीं दिख रहा है ना ऊपर। हाँ जी, इस सनलाइट आ रही है यहाँ। ये अ बनाइए, और इसमें लेफ्ट साइड में एक ऊपर में आ की मात्रा लगा दी। कई बार ये आ की मात्रा आपको बीच तक अक्षर में लगी हुई मिल सकती है, जैसे ये अ, यहाँ भी आपको ये मात्रा लगी हुई मिलेगी, यानी कि बीच के हिस्से से, बीच के हिस्से में या उससे ऊपर तक, यहाँ से ऊपर ऊपर कहीं भी लगी हुई आपको मिलेगी। लेफ्ट साइड, राइट साइड में होगी, लेफ्ट में नहीं होगी। ओके, आ की मात्रा हमेशा राइट साइड में अक्षर के लगी हुई होगी। ये बड़ा आ हो गया। फिर है ई। जो ई है ह्रस्व इकार, ऐसे 3 डॉट हैं, ऐसा 3 डॉट लगा हुआ होगा आपको। ये ह्रस्व इकार है। ये इस 3 डॉट ऐसे भी हो सकते हैं, एक इस तरह से भी बना हुआ हो सकता है, या फिर 2 ऊपर और तीसरा नीचे। ये एक प्रकार से चौकी, इसलिए जैसा जो चिन्ह बनता है गणित में, वैसा ही चिन्ह है। ह्रस्व इकार हो गया। दीर्घ इकार करने के लिए सिर्फ इसमें एक एक गोला और बढ़ा देंगे, ये दीर्घ इकार हो जाएगा, और चारों गोले इस प्रकार से होंगे। ओके, फिर से लिख रहा हूं, ये दूसरा गोला, तीसरा गोला और चौथा, ये हो जाएगा आपका दीर्घ इकार। ठीक है जी सर। जी। फिर है उ, और जो उ है ह्रस्व उकार, वो ऐसा एक अंग्रेजी के एल जैसा हो। ओके, ये भी सरल है। जी। दीर्घ उ, जो दीर्घ उकार है, सही में ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों में दीर्घ उकार की आकृति नहीं मिली है, नहीं है। फिर हमारे कुछ विद्यार्थियों का हमेशा प्रश्न होता है, साहब ये यदि हमें कुछ लिखना हो तो दीर्घ उकार की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम कैसे बना सकते हैं, दीर्घ उ कैसे लिख सकते हैं? तो हमने उसका एक रास्ता निकाला। आप ये छोटा उ बनाइए, ये उ बनाइए, और इसको, इसमें उ की मात्रा लगा दीजिए। जैसे यहां हमने देवनागरी में क्या किया, ये उ बनाया और इसमें उ की मात्रा ऐसे लगाई। इसी प्रकार से यदि हम इस ह्रस्व उकार में ब्राह्मी लिपि की उ की मात्रा लगा देंगे तो दीर्घ उ हो जाएगा। अब प्रश्न होगा कि दीर्घ उ की मात्रा कैसी है? तो उ की मात्रा 2 तरह से बनती है। ये जैसे ये क है, तो इसमें राइट साइड में ऐसे नीचे में उ की मात्रा लगा सकते हैं, और यदि अक्षर ऐसा है तो इसमें नीचे भी ऐसे भी लगा सकते हैं। ये हो गया दीर्घ उ। ओके, भले आप ऐसे लिखिए या फिर ये उ बना करके नीचे में राइट साइड में ऐसे एक मात्रा और लगा दीजिए, ये दोनों ही दीर्घ उ हो जाएंगे। ओके,
फिर है रिकार। रिकार की आकृति भी ब्राह्मी लिपि में नहीं है। रिकार लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आपको र बनाना पड़ेगा, र रस्सी जैसा है, और इसमें ई की मात्रा लगा दीजिए, री। इसको आप जाए या है री पढ़ें या री पढ़ें, क्योंकि वो ऋषि लिखने के लिए फिर आपको लिखना होगा, तो फिर ये ऐसा र करके ऋषि लिख बनाना पड़ेगा। और प्राकृत में ऐसे भी जो है ऋषि करके, ऋषि अगर लिखना है तो आपको या तो ऐसा ऋषि लिखिए र और स, या फिर जो है उशी ऐसा शब्द बनेगा। ओके, तो रिकार हो गया। फिर है लू। लू भी ब्राह्मी के अभिलेखों में नहीं है, लुई भी नहीं है। लिखना हो तो कैसे होगा, ये ल बनाइए ऐसा, ये र बनाइए और इसमें ई की मात्रा, लिरी, ली री, ऐसा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए, ये जो है ऐसा ट्राइंगल जैसा है, ऐसा त्रिभुजाकार। ये आपको ऐसा भी मिल सकता है या फिर ऐसे, ऐसा भी मिल सकता है। किसी अभिलेख में आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा, और किसी अभिलेख में आपको इस तरह से भी, कई आकृतिक तरह से जो है ये जो है वो जो लिपिक है उसके प्रमादवश ये जो है अक्षर घूम जाता है। ऑथेंटिक आकृति ये है ए की। फिर है आई। आई लिखने के लिए ये बनाइए, और इसमें लेफ्ट साइड में ये ए की मात्रा इधर लगेगी, ये हो गया ए, आई। और यदि राइट साइड में होगी तो आ की मात्रा होगी, जैसे हमने का लिख रहा था, ये क और आ, तो ये हो गया का। और लेफ्ट साइड में यदि ये मात्रा लगी होगी तो ए की मात्रा होगी। ओके, ओ। और ओ जो है ऐसा है, ओ आपका एक स्लीपिंग लाइन खींचिए ऐसी, और ऐसा और ऐसा, एक प्रकार से जेड जैसा। ये हो गया आपका ओ। ओ, आउ। आउ नहीं है। अब आप कहेंगे साहब आउ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो आप ओ बनाइए, ये जेड जैसा ओ बना लीजिए, और इसमें एक जो है इधर एक एक जो है एक मात्रा लगानी पड़ेगी आपको, और राइट लेफ्ट साइड में यहां एक ही मात्रा लगाइए, क्योंकि वो तो आपके पास पहले से है ही। देवनागरी लिपि में देखिए ऐसे बनाते ना ओ, इसके ऊपर एक ही मात्रा ही आप जोड़ देंगे तो औ हो जाएगा। तो हमारे पास ओ तो ये था ही, इसमें हमने लेफ्ट साइड में एक ओ की मात्रा लगा दी, औ हो गया। कुछ लोग, कुछ किताबों में ऐसा भी लोगों ने औ लिखा है, जो मेरे हिसाब से गलत है। औ हो गया। फिर है अंग। अंग लिखने के लिए अ बनाइए, और अक्षर के पीछे यहां जीरो लगेगा, अनुस्वार, अंग। और अह, ये अंग हो गया। और अह जो है लिखेंगे तो, यानी विसर्ग के लिए अ, और ये दो जीरो छोटी बिंदियां, ये हो जाएगा आपका विसर्ग का चिन्ह, ये। ओके, तो ये अंग अनुस्वार अक्षर के दाईं साइड में लगेगा। इस प्रकार से हमारे स्वर वर्ण हो जाते हैं। स्वर वर्णों के विषय में यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है आपका, स्वर वर्ण, हमने जो स्वर वर्ण सीखे इसके विषय में कोई प्रश्न है? किसी का ओके कोई सर। प्रश्न? जी, कोई प्रश्न नहीं है ना? आप लोग लिख करके अभ्यास कीजिएगा, और कोई प्रश्न है तो आप ग्रुप में भी मुझे जो है भेजेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा।
और मुझे ग्रुप में आप लोग जो है ये स्वर वर्णों को लिख करके भेजिएगा, आपका नाम भी लिख दीजिएगा वहां, जिससे मुझे पता चल जाए कि किसने लिख करके भेजा है। क्योंकि जी इस सर। आज हम इस क्लास को और ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते, क्योंकि 45 मिनट में ये बंद हो जाएगा। और वो जो है अभी कुछ समय पहले ही मैसेज